हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एंड आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। द फर्स्ट लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है नेटवर्किंग डेटाबेस का। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में लेक्चर्स होंगे, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, ये सेकंड लेक्चर है और इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे राउटिंग के बारे में कि कौन कौन से राउटिंग हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। एंड देन जैसे राउटिंग में हमारा ओ एस आई, टी सी पी, ओके, ARP एंड RARP क्या होती है, IP4, IPv4 एंड IPv6 के बारे में, TCP, OSPF, ओके, DBMS में फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, ठीक है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स, ट्रांजेक्शन्स है, एसक्यूएल कमांड्स हैं, क्लस्टर नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने सबके बहुत अच्छे से नोट्स बना रखे हैं विद क्वेश्चन के साथ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखे सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को पॉज करना है एंड देन ट्राई टू अटेम्प्ट। ओके, सो जैसे ही आप अटेंड करवाओगे एंड ऑफ द वीडियो आपको ये बताना है कि आपने कितना स्कोर किया। ओके, जिससे कि आप लोग की तैयारी उस हिसाब से चलेगी। ओके, सो पहला क्वेश्चन ये रहा, ट्राई टू अटेम्प्ट इट एंड देन देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, ये एकदम बिल्कुल बेसिक ही है, बट फिर भी आप अटेम्प्ट करो। मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उस पर एनालिसिस करना कि ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डालने का क्या रीजन है। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन, OSI मॉडल और TCP IP मॉडल। ठीक है, ये दो मॉडल हैं हमारे। इंटरनेट कैसे एक दूसरे के साथ लेयर्स जो होती हैं इंटरनेट पे, OSI मॉडल में जो लेयर्स हैं, TCP में लेयर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करती हैं बेसिकली, वो बताया गया है इसमें। ठीक है, तो एक्चुअली में ये मॉडल्स क्यों लाया गया और इसमें से कौन सा बेटर मॉडल है। आज के दिन में आपसे क्वेश्चन है कि आज के दिन में हम TCP यूज करते हैं इंटरनेट पे या OSI मॉडल यूज करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये कभी कभी इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए कि OSI और TCP मॉडल में इंटरनेट पे क्यों यूज होता है, TCP एंड IP, एंड OSI क्यों नहीं यूज होता है। ठीक है, तो ये आपका लेयर है। ठीक है, देखो OSI मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं, 7 लेयर होते हैं। सातों लेयर के नाम बता दो। पहला फिजिकल लेयर, दूसरा डाटा लिंक लेयर, तीसरा नेटवर्क लेयर, चौथा ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा सेशन लेयर, छठवां प्रेजेंटेशन लेयर एंड देन एप्लीकेशन लेयर। TCP IP में 4 ही लेयर होते हैं गाइस। वो कौन कौन से लेयर होते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कौन कौन से लेयर होते हैं। ठीक है, तो क्या है, OSI हैज 7 लेयर, करेक्ट है। वेयर TCP IP हैज 4 लेयर, ये पहला ही करेक्ट है। ठीक है, अब ये तो करेक्ट हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिटेल से बताता हूँ। ठीक है, ये देखो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद डिटेल से एक एक चीज पढ़ेंगे। ठीक है, हर लेयर के बारे में, फिर फर्दर हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि ये कितने लेयर्स हैं। क्वेश्चन आता है कि प्रेजेंटेशन लेयर में हम लोग किसमें जो है सेशन को लॉग इन करते हैं। जैसे कि हमारे पास बैंकिंग एप्लीकेशन आप ओपन करोगे तो कुछ टाइम के बाद लॉग आउट हो जाता है। वो कैसे अचीव किया जाता है गाइज, वो सेशन लेयर के द्वारा अचीव किया जाता है। कुछ एप्लीकेशंस को जो है हम लोग उस सेशन में डाल देते हैं कि सेशन के बाद अगर आप इनएक्टिव हो तो वो लॉग आउट ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर हमें डेटा को कंप्रेशन करना है, ठीक है, तो किसमें कौन से लेयर उस चीज को प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है उसमें। ठीक है, देखिए डेटा हैंडल फॉर्मेट करना है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करना है। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर। हमारे पास TCP एंड UDP है, दो एक 3 वे हैंडशेकिंग हमने पढ़ा था, TCP का, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। ठीक है, तो वो किस में, ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है। नेटवर्क लेयर में राउटर्स वगैरह होते हैं, IP होते हैं। ठीक है, डाटा लिंक लेयर में हमारे मैक एड्रेस होते हैं, इसमें फ्रेम्स होता है, इसमें हमारे पास बिट्स होती हैं। ठीक है, इसमें पैकेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये चार्जेस। अब देखो ये तीनों लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर को एक कंबाइन करके इन्होंने एप्लीकेशन लेयर डाल दिया और वो सारे फंक्शनैलिटीज इन्होंने इसमें डाल दिया। ये जो हमारा OSI मॉडल है ना, ये एक्चुअली बताऊं तो एक थियोरेटिकल मॉडल है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। TCP मॉडल हमारा इंप्लीमेंट हुआ है, ये अर्ली था, इजी टू अडॉप्ट था, तो लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया और आज भी इंटरनेट पे यही TCP मॉडल ही यूज होता है। ओके, एंड देन ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर ही है। तो उसके बाद क्या है, इन दोनों लेयर्स को, सॉरी, ये नेटवर्क लेयर जो है, ये नेटवर्क लेयर को उन्होंने क्या कर दिया, इंटरनेट लेयर बोल दिया है। और ये जो डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर को उन्होंने नेटवर्क एक्सेस लेयर बोल दिया है। बाकी काम सेम ही है, इन्होंने इजिली आराम से इसको सेग्रीगेट कर दिया। ठीक है, अब बाकी चीजें आप पढ़ सकते हैं, की पॉइंट्स वगैरह जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन डन। देन लेट्स गो टू सेकंड क्वेश्चन। ओके, ARP एंड रैप। ARP का मतलब होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। RARP का मतलब होता है रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP करता है क्या गाइस, ये आप अंडरस्टैंड करो। ARP ये करता है कि
एड्रेस को, ये क्या करता है, आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है। क्यों जरूरत पड़ती है आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास एक नेटवर्क है, यहाँ पे इंटरनेट है, यहाँ पे इंटरनेट है, ठीक है। हमारे पास नेटवर्क है, यहाँ पे मल्टीपल डिवाइस, यहाँ पे कोई पब्लिक आईपी है, ठीक है, पब्लिक आईपी, ठीक है, पब्लिक आईपी। अब अभी हमें इस डिवाइस, क्योंकि अगर बाहर के नेटवर्क मल्टीपल डिवाइसेस हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, अब ये मल्टीपल डिवाइसेस है, इसका हमें मैक एड्रेस पता है, इसका मैक एड्रेस ये है, ठीक है। इसमें कुछ आईपी होंगे, देखो ये पब्लिक है, एक नेटवर्क के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट हो, जैसे एक यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी के अंदर मान लो हजारों कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, हर कंप्यूटर के पास अपना एक आईपी एड्रेस होगा, एक मैक एड्रेस होगा। बट जो वो कंप्यूटर के अंदर आईपी एड्रेस होता है guys, वो हम लोग प्राइवेट आईपी एड्रेस कर देते हैं। क्यों प्राइवेट आईपी एड्रेस करते हैं, क्यों? क्योंकि जो है बाहर से कोई भी डायरेक्टली इस चीज को ना कांटेक्ट कर पाए, क्योंकि प्राइवेट प्राइवेट आईपी एड्रेस विजिबल नहीं होता फिर ओवर द इंटरनेट, ओके। सो जब भी कोई रिक्वेस्ट आता है, वो क्या करता है कि पहले पब्लिक आईपी एड्रेस के पास आता है, ठीक है, इसके इसके बाद यहां से क्या करता है कि ये रिक्वेस्ट एआरपी क्या करता है, एक एआरपी रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। यहाँ से सारे जो भी डिवाइसेस हैं पब्लिक पब्लिक आईपी से, यहाँ से सारे डिवाइसेस जो कनेक्टेड हैं इस नेटवर्क में, सबको भेजता है कि भाई ये किसका मैक एड्रेस है, ठीक है। और फिर यहां से रिस्पॉन्स आता है, जो भी जिसकी भी आईपी एड्रेस मैच होगी, ठीक है, जिसका भी मैक एड्रेस वो मैच होगा, ये बोलेगा ये मेरे पास ये मैक एड्रेस है, तो फिर ये पैकेट उसके पास डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एआरपी का होगा। आरएआरपी क्या करता है, आरएआरपी रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है। ये क्या करता है, ये मैप करता है मैक एड्रेस को आईपी एड्रेस से, ओके। तो यहां से जब कोई रिक्वेस्ट जाएगा, तो मैक एड्रेस है, फिर यहाँ पे कन्वर्ट होगा आईपी एड्रेस में, पब्लिक आईपी एड्रेस में, फिर ये जाएगा। तो कोई भी हमें कैसे जाने, इस अंदर इसके अंदर नेटवर्क में कोई भी है, तो डिवाइसेस जितनी भी हैं उसको किस नाम से जाना जाएगा, उसको इस पब्लिक आईपी के नाम से जाना, सबको एक पब्लिक आईपी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन इसका कौन सा करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द एआरपी। एआरपी को कौन डिस्क्राइब करता है, क्या करता है एआरपी, आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करता है मैक एड्रेस में, तो इसका करेक्ट आंसर ये है। एआरपी यूज टू असाइन एड्रेस डायनेमिकली टू द होस्ट, आईपी एड्रेस डायनेमिकली टू, नो, ये तो क्या करता है, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका काम है ये। एआरपी यूज टू ट्रांसफर डोमेन नेम इनटू द आईपी एड्रेस, तो ये तो डीएनएस का काम है, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी आप इसमें बहुत अच्छे से पढ़ लोगे कि क्या है, कि देखो आईपी एड्रेस से मैक में क्या करता है एआरपी, मैक टू आईपी एड्रेस, रिवर्स एआरपी, ऑटोमेटिक असाइन करता है आईपी एड्रेस, वो डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, डोमेन से आईपी डीएनएस करता है, ठीक है। बाकी की ये चीजें जो भी हैं, आप जो है टेलीग्राम पे मेरे पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा इसका, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, करेक्ट। देन थर्ड क्वेश्चन देखो, ये IP4 है, ये IP6 है, ओके। सो ये IP4 और IP6 में पूछा है कि IP6 के लिए कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो IP4 क्या होती है, IPv4 और IPv6, ठीक है। इसके लिए मैं आपको पहले कुछ चार्ट बताऊंगा, ठीक है, उसको देख लेते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। नहीं है, ठीक है, चलो कोई नहीं, नहीं शायद ऐड कर पाया मैं, ठीक है। तो IPv4 क्या है, IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये वर्जन 4 है। जब हमारे पास इनिशियली, ठीक है, इनिशियली जब इंटरनेट इवॉल्व हो रहा था, तो इन्होंने इंटरनेट वर्जन 4 बनाया, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया कि उस टाइम पे जब बन रहा था, तो इन्होंने क्या किया, इसको 32 बिट का रखा, ठीक है। 32 बिट का मतलब कि टू के पावर 32, इतना आईपी एड्रेस इन्होंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इस अब इसके क्रिएट करने के बाद इन्होंने क्या किया, ठीक है, कि ठीक है, ओवर द टाइम क्या हुआ कि लोगों का इंटरनेट यूज करना जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया, लोग डिवाइसेस बहुत हो गए, बहुत ज्यादा इंटरनेट यूज करने लगे लोग। तो ये IP4 का जब आईपी एड्रेस जनरेट करके देता था, ये क्या करे, नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कम होने लगे, तो इन्होंने फिर क्या कॉन्सेप्ट है कि एक नया आईपी लेके आए, जिसको 32 बिट 128 बिट का एड्रेस दिया, ठीक है। और उसको क्या कर दिया, IPv6 बोल दिया, ठीक है। तो ये जो IPv6 है, वो कितने एड्रेस का होता है, 128 बिट का होता है, ओके, ओके।
128 बिट का होता है। तो इसमें क्या है कि पहला है कि IPv6 32 बिट एड्रेस का होता है, ये गलत है। ये क्या है, IPv4 128 बिट का होता है, यही करेक्ट है। ओके, एंड प्रोवाइड मच लार्जर एड्रेस स्पेस देन IPv4, यही करेक्ट है, ठीक है। IPv रिक्वायर द नेट, नेट की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं पड़ती है। नेट मतलब नेटवर्क एड्रेस रेजोल्यूशन ट्रांसलेशन फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन, ठीक है। अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा होगा तो आपने नेट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कैसे होता है, ठीक है। तो वो चीजें आप लास्ट लेक्चर से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या है, IPv6 डजंट सपोर्ट दी मल्टीकास्टिंग, ये भी गलत है। मल्टीकास्टिंग सपोर्ट करता है, ठीक है, ये भी गलत है। ये एक्चुअली जो नेट है ना, ये IPv6 नहीं करता, ये IPv4 करता है। क्यों करता है, क्योंकि मल्टीपल पब्लिक IP एड्रेस होती हैं, ठीक है। और फिर मल्टीपल मल्टीपल प्राइवेट एड्रेस होती हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा IP एड्रेस को हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो एक पब्लिक एड्रेस के अंदर मल्टीपल हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेट एड्रेस यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो जिससे हमें ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में काम आता है, ठीक है। तो ये भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर बी है, ठीक है। ठीक, TCP एंड UDP में देखो क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्टली डिफरेंशिएटेड TCP एंड UDP। TCP UDP क्या होती है, TCP का मतलब होता है, TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। UDP क्या है इसका फुल फॉर्म, UDP का फुल फॉर्म है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब TCP हम लोग क्यों यूज करते हैं, देखो जहां पे आपको रिलायबल कम्युनिकेशन चाहिए कि भाई मैं बात कर रहा हूं किसी दूसरे बंदे से, तीसरा बंदा इंटरफेयर ना करे, मतलब कि मेरा डेटा सिक्योर हो, ठीक है। और वो क्या हो कि कोई तीसरा बंदा उसमें इंटरफेयर ना करे, ब्रेक ना हो आवाज में, सारी चीजें सही टाइम पे पैकेट्स पहुंचे, ठीक है। तो वो सारी चीजें TCP इंश्योर करती है। TCP करती क्या है कि 3 वे हैंड शेकिंग करती है। आपने पढ़ा होगा ना TCP में 3 वे हैंड शेकिंग। 3 वे हैंड शेकिंग ये कैसे करता है कि जैसे सेंडर है या रिसीवर है, सेंडर क्या करेगा, सबसे पहले सिंक पैकेट भेजेगा, सिंक भेजेगा कि कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए। जब इसको रिसीवर को रिसीव होगा तो ये क्या करेगा, ये सिंक भेजेगा, हाँ रिसीव हो गया, और फिर ये ACK भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट भेज देगा इसके साथ कि मेरा वाला पैकेट रिसीव हुआ कि नहीं है, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन फिर यहाँ से आएगा ACK। तो ये हमारा कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो गया। तो मतलब कि ये क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, राइट। पहले कनेक्शन डेवलप कर रहा है, उसके बाद फिर ये पैकेट स्टार्ट करेगा भेजना, ठीक है। तो ये क्या, TCP कनेक्शन ओरिएंटेड है। अब इसमें क्या है कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, इंक्रिप्टेड रहता है, तो इसमें डेटा भी जो कम्युनिकेशन होता है वो बिल्कुल ही करेक्ट होता है, ठीक है। और इसमें कोई भी पैकेट लॉस नहीं होता है, जो पैकेट भेजना वो सीक्वेंस वाइज में ही रिसीवर के पास पहुंचता है, ठीक है। तो ये बट UDP क्या करता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जहां पे आपको फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए वहां पे UDP, बट अभी UDP ये गारंटी नहीं करता है कि आपका पैकेट पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ठीक है। UDP जो है लेस सिक्योर है, ठीक है। ये क्या है, कनेक्शन लेस है, ये कनेक्शन डेटा भेजने से पहले कनेक्शन नहीं स्टेब्लिश करता है, ठीक है। तो इसीलिए फास्ट है, ये स्लो है TCP। जैसे कि आप वीडियो कॉल करते हो व्हाट्सएप पे या कहीं पे वीडियो कॉल कर रहे हो, तो होता क्या है कि हम लोग वीडियो कॉल करते हैं, आसानी से बात कर लेते हैं, वो क्या कहलाता है, कभी कभी उसमें क्या होता है कि आपका एरर आती है या फिर नॉइस क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो वो सब क्या है, वो UDP के अंदर आती है, UDP के थ्रू ही वो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल के थ्रू ही ये होता है। तो हमारा TCP क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, UDP क्या है, हमारा कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो ये क्या है कि पहला क्या कह रहे हैं कि TCP इज ए कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, कनेक्शन लेस तो नहीं है, कनेक्शन ओरिएंटेड पहला है गलत। TCP प्रोवाइड द रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन वेर UDP प्रोवाइड द फास्टर कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन, यही करेक्ट आंसर है इसका, ओके। बोथ TCP एंड UDP गारंटी द रिलायबल डेटा। देखो TCP तो गारंटी करता है, UDP नहीं गारंटी करता, तो ये गलत हो गया। UDP परफॉर्म 3 वे हैंड शेकिंग, UDP नहीं करता है क्योंकि ये कनेक्शन लेस है, तो 3 वे हैंड शेकिंग तो हो ही नहीं सकता, तो ये गलत है, ठीक है। आंसर बी इज करेक्ट है, ठीक है। ये कुछ डिफिनीशंस हैं, कुछ आपको डिफरेंसेस मिल जाएंगे, ये मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख लेना, बहुत अच्छे से पूरा एक एक चीज लिखा हुआ है कि कैसे होता है, कितना बाइट्स क्या डेटा है, कैसे फ्लो कंट्रोल होता है, कैसे यूज केस होता है, एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं उसके, ठीक है। TCP एंड UDP के हैंड 3 वे हैंड शेकिंग क्या होती है, ठीक है। वो एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये क्या है, एक राउटिंग प्रोटोकॉल है। विच आर द फॉलोइंग राउटिंग प्रोटोकॉल इज ए लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल दैट यूजेज द डिजिक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द बेस्ट पाथ, ठीक है। अब ये 4 राउटिंग प्रोटोकॉल दिए हैं, ठीक है। ये ये और ये जो है हमारे पास इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के अंदर आते हैं, और ये BGP हमारी आती है
एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के अंदर, ठीक है। कौन कौन, ये आईजीपी के अंदर आते हैं और ये ईजीपी के अंदर आता है, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। अब क्या है इंटीरियर एक्सटीरियर, लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, फिर भी अभी कर रहा हूं मैं एक्सप्लेन, ओके। तो देखो, यहाँ पे एक्सटीरियर का मतलब होता है कि जब आपके पास जो है, हमारे पास दो डिफरेंट आईएसपी हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो। जैसे कि ये जियो का है, सॉरी ये जियो का है सर्विस प्रोवाइडर, ये एयरटेल का है, ठीक है, एयरटेल का है। अब जियो से एयरटेल, जियो को एयरटेल से कम्युनिकेट करना होगा तो ये बीजेपी यूज करेंगे, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, के अपने बॉर्डर से बाहर जाके किसी के बॉर्डर में कम्युनिकेट करने के लिए बीजीपी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत फास्ट तो होगा नहीं, ठीक है, फिर भी मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखो कि यहाँ पे बोल रहा है कि डिजिक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल बहुत ओल्ड है। इसमें क्या कर रहता है, जैसे मल्टीपल डिवाइसेस हैं, ठीक है, मल्टीपल डिवाइसेस हैं। हर डिवाइस को, हर डिवाइस जो अपने नाइबर डिवाइस की इंफॉर्मेशन होती है, उसके राउटिंग टेबल का इंफॉर्मेशन होता है कितना है। तो ये क्या करता है, डिस्टेंस वेक्टर यूज करते हैं ये लोग, ये डिस्टेंस वेक्टर यूज करता है, ठीक है। इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके पास जो इंफॉर्मेशन होगी इसका और इसका होगा, इसका होगा A B C D, ठीक है। अब अगर कोई राउटर ब्रेक होता है तो हर 30 सेकंड में राउटिंग इंफॉर्मेशन चेंज होता है, राउटिंग टेबल एक्सचेंज होती है हर 30 सेकंड में, ठीक है। हर 30 सेकंड में चेंज होगा तो हर 30 सेकंड के बाद टाइम होता है, तो ये थोड़ा सा स्लो है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। अब OSFE क्या है, इसका फुल फॉर्म है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ओके। इसमें क्या होता है, इसमें भी ऐसे ही मान लो A B C D, ये चार राउटर हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज रहती है कि हर राउटर एक दूसरे की इंफॉर्मेशन जाता है, हर राउटर के पास सारा इंफॉर्मेशन रहता है, तो उसको पता होता है कि कौन सा इंफॉर्मेशन कब शेयर करना है, किसको किस, कौन सा पाथ बेस्ट होगा, ठीक है। अभी ए से डी जाना है तो उसके पास अगर ए से डी लिंक है तो वो एस के थ्रू नहीं जाएगा, राइट। क्योंकि अगर ए से डी जाना है तो डायरेक्टली यहां से यहां चला जाएगा, राइट, इसके थ्रू नहीं जाएगा। अगर मान लो ए से ई जाना है, ए से यहाँ पे कोई ई है, तो ये 1 2 3 ऐसे नहीं, वो डायरेक्ट भी जा सकता है, राइट। तो उसके बाद जो भी शॉर्टेस्ट पाथ उसको, क्योंकि सारे राउटर का इंफॉर्मेशन हर राउटर के पास होती है तो आराम से वो जा सकते हैं, ठीक है, इसमें। तो यही जो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट होती है, यही डिजिक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम यूज करती है, ये इस लिंक स्टेट में आती है। मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, उसके थ्रू आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कौन कैसा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि ये क्या करता है, हमारे पास RIP डिस्टेंस वेक्टर यूज करता है, और ये बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम यूज करते हैं, ये डिजिक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ यूज करते हैं। ये बहुत फास्ट होता है गाइस, बट प्रॉब्लम इसके साथ है, बहुत कॉस्टली भी हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसकी लॉजिक है, ठीक है। ये थोड़ा सिंपल है, आजकल ये यूज नहीं होता है, ठीक है। और BGP तो हमें पता है, ब्रॉडर गेटवे प्रोटोकॉल, जब डिफरेंट डिफरेंट आपको नेटवर्क में, जैसे कि यहाँ पे देखो एक ऑर्गेनाइजेशन ये है, जिस एक ISP प्रोवाइडर ये है, एक ISP प्रोवाइडर ये है। इन दोनों ISP प्रोवाइडर में अंदर आप देखोगे कि तो BGP भी, सॉरी, ये OSPF यूज कर सकते हैं, ERGRP यूज कर सकते हैं, RIPO है, ठीक है। ये इसके थ्रू राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू कम्युनिकेट हो रहा है, डाटा ट्रांसफर कम्युनिकेट हो रहा है, इसके थ्रू भी हो रहा है। बट इस ऑर्गेनाइजेशन का इसके साथ कम्युनिकेट करना है इंटरनेट के थ्रू, तो हम लोग BGP यूज करेंगे, ब्रॉडर गेटवे प्रोटोकॉल। ये यहाँ से डायरेक्टली ऐसे नहीं कम्युनिकेट हो सकता, राइट। तो ये था डिफरेंसेस, ओके। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्वेश्चन है। फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि किसी भी टेबल में, ठीक है, एक कॉलम जो भी है वो कैसे दूसरे कॉलम के साथ डिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो किस वे में डिपेंडेंट है, ठीक है, वेदर पार्शियल डिपेंडेंस है या फिर फुली डिपेंडेंट है या कैसे है, वो चीज देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई टेबल दिया है, ठीक है, स्टूडेंट टेबल है। एज्यूम दैट डिपार्टमेंट हैज ओनली वन HOD, मतलब कि ईच डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट जो है, हमारे पास दो डिपार्टमेंट हैं, मतलब कि हमारे पास जो है, हमारे पास HOD जो है वो डिपेंडेंट है डिपार्टमेंट पे। तो एक डिपार्टमेंट के पास एक ही HOD है, ठीक है, ठीक है, ये बोला है। तो मतलब कि डिपार्टमेंट हमारा HOD जो है हमारा, HOD डिपेंडेंट है डिपार्टमेंट पर, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अब स्टूडेंट ID और स्टूडेंट नेम, अब ये अब अगर आप ये चीज सोचो कि हमारे पास स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम जो है
अगर किसी का स्टूडेंट नेम पता है तो उसकी आईडी भी होगी, तो राइट। तो स्टूडेंट नेम किससे डिपेंडेंट है? स्टूडेंट नेम स्टूडेंट के आईडी पे डिपेंडेंट है, राइट। ठीक है। और हर स्टूडेंट कहीं किसी ना किसी डिपार्टमेंट में पढ़ रहा है, राइट। तो मतलब कि स्टूडेंट डिपार्टमेंट जो है स्टूडेंट के नेम पे डिपेंड, सॉरी स्टूडेंट का नेम जो है डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंट है, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आप स्टूडेंट आईडी से हम स्टूडेंट का नेम पता कर सकते हैं, करेक्ट है। हम डिपार्टमेंट से एचओडी का नाम पता कर सकते हैं, तो करेक्ट है। अगर हम स्टूडेंट आईडी का डिपार्टमेंट पता कर सकते हैं, करेक्ट है, क्योंकि स्टूडेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट कौन सा डिपार्टमेंट पढ़ रहा है उस पर डिपेंडेंट है, तो ये सारे आंसर इसके करेक्ट होंगे। ओके। ओके। अब ये देखो, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड बीसीएमएफ में क्या डिफरेंसेस है ये पूछा। विच आर द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड बीसीएमएफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ये चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, कि अगर कोई चीज सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है, अगर कोई चीज सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, कोई टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, तो वो मस्ट बी द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की जो भी इश्यूज हैं वो रिड्यूस होने के बाद ही वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जाएगी। सेकंड नॉर्मल में कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का जो इशू है वो रिजॉल्व होगा तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए, सेकंड का रिजॉल्व होगा तो थर्ड में जाएगी, थर्ड में जाएगी, थर्ड का होगा तो बीसीएनएफ में, बीसीएनएफ में। ठीक है, तो मतलब कि अगर कोई नॉर्मल फॉर्म ऑलरेडी बीसीएनएफ में है तो इसका मतलब है कि वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होकर के ही आया होगा, राइट। थर्ड नॉर्मल फॉर्म की जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व होके ही बीसीएनएफ में एंटर किया होगा, राइट। अब अगर क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से कर लोगे कि जो भी रिलेशन बीसीएनएफ में है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ही होगी। बट एवरी रिलेशन बीसीएनएफ नॉट नेसेसरी, यही करेक्ट है, क्योंकि यही चीज बोला है ना कि देखो बीसीएनएफ में तो कुछ एक्स्ट्रा इशू हो सकते हैं, राइट। बट वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, अगर अगर बीसीएनएफ में है तो थर्ड नॉर्मल मस्ट होगा, बट ऐसा नहीं कि जो बीसीएनएफ में होगा वही थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा, राइट। ये तो गलत है। तो यही चीजें करेक्ट है। ठीक है, बीसीएनएफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म ऑलवेज इन बीसीएनएफ, यही नहीं, ये गलत है। बीसीएनएफ में एक्चुअली करते क्या है, बीसीएनएफ में कौन सी हम लोग इशू रिजॉल्व करते हैं टेबल की। पहले फर्स्ट नॉर्मल में हम लोग क्या करते हैं कि मल्टी वैल्यू का हम इशू रिजॉल्व करते हैं कि एक सेल में मल्टीपल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एटॉमिसिटी की वैल्यू, एटॉमिसिटी का हम इशू रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि पार्शियल डिपेंडेंसी का, किस की मतलब कि कोई भी नान की एट्रीब्यूट फुली डिपेंडेंट हो, जो कैंडिडेट की पे पार्शियली डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या बोलता है, कोई नान की एट्रीब्यूट किसी नान की एट्रीब्यूट पे नहीं डिपेंडेंट होना चाहिए। बीसी के एनफ क्या कहती है कि पार्शियल, पार्शियल ट्रांजिटिव डिपेंडेंट ना होना चाहिए, ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का रिड्यूस करती है, इसमें पार्शियल ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर सही है, बीसीएनएफ रिमूव द पार्शियल डिपेंडेंसी ओनली पार्शियल, गलत, ये गलत है, ये गलत है। बीसीएनएफ एनएफ एग्जैक्टली सेम, ये भी गलत है। ठीक है, अब देखो, पहला आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब ये कुछ डिफरेंसेस है, इसको बहुत अच्छे से मैंने लिखा है, अगर आपने ये टेबल ही जस्ट पढ़ लिया पूरा तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, क्या है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है कि हमारे एटॉमिसिटी होनी चाहिए, सारे वैल्यूज ये है, ये तो गलत है, तो इसको क्या किया सबने सिंगल सिंगल जो है रोज में सबको डाल दिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एटॉमिसिटी की प्रॉब्लम्स को रिड्यूस किया। ठीक है, एटॉमिक एटॉमिक प्रॉब्लम को इंडिविजुअल सेल्स में इंडिविजुअल वैल्यू ही होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहलाती है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्या रे, ऐसा नहीं है कि जो नाम की एट्रीब्यूट जो है पार्शियली डिपेंडेंट हो कैंडिडेट की पे, फुली ना डिपेंडेंट हो। ठीक है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, कि कोई भी नाम की एट्रीब्यूट नाम की एट्रीब्यूट को नहीं डिफाइन करेगा। और इसमें क्या है कि अगर कोई भी टेबल थर्ड बीसीएनएफ में है तो इसका मतलब कि जो उसका अल्फा है या एक्स है जो बोलते हैं इसको, उसको ये मस्ट भी सुपर की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग इसको देख लेना एक बार। ठीक है, अब देखो ट्रांजेक्शन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। ये हमारे पास कंकरेंसी, ट्रांजेक्शन कंकरेंसी से क्वेश्चन लिया गया है, और लास्ट ईयर भी क्वेश्चन इससे आया हुआ था। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे कोई ना कोई क्वेश्चन बताया होगा कि ट्रांजेक्शन कंकरेंसी से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ट्रांजेक्शन आइसोलेशन लेवल, ठीक है, प्रोवाइड द हाईएस्ट लेवल ऑफ डाटा कंसिस्टेंसी। डाटा कंसिस्टेंसी का मतलब हुआ कि ट्रांजेक्शन से पहले, ट्रांजेक्शन के बाद हमारा डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे ट्रांजेक्शन हो गए। ठीक है, जिस वे में कमिट हुआ उसी वे में। ठीक है, प्रिवेंटिंग द डर्टी रीड, नॉन रिपीटेबल रीड एंड फैंटम रीड।
ये तीनों तीनों के तीनों टर्म्स जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। डर्टी रीड का, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, देखो, अब डर्टी रीड क्या होती है कि जब कोई ट्रांजेक्शन डेटा को अपडेट कर रहा है, अपडेट होने के बाद उसने कमिट नहीं किया, उससे पहले ही कोई ट्रांजेक्शन उस डेटा को रीड कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद इसने क्या किया कि अपडेट द सेट अकाउंट बैलेंस इतना, वेयर अकाउंट नंबर इतना। अब जो है ये 5,000 तो इसको सेट करेगा, मतलब कि एक अकाउंट में 5,000 रुपए उसने डाल दिए, तो उसने मतलब उसको लगेगा कि दूसरा ट्रांजेक्शन आएगा, रीड करेगा, उसको लगेगा अरे हाँ इसमें 5,000 रुपए हैं, लेकिन उसने रोल बैक कर दिया, रिटर्न कर दिया ट्रांजेक्शन। अब इसके पास जो प्रीवियस ट्रांजेक्शन की वैल्यू रही होगी वो अपडेट होगी, लेकिन बी के पास तो गलत डेटा रीड हो गया ना, तो इसी को बोलते हैं डर्टी रीड। नॉन रिपीटेबल रीड का मतलब ये होता है कि मैंने अभी ट्रांजेक्शन रीड किया और मैंने देखा कि ट्रांजेक्शन में अकाउंट नंबर में 100 रुपीज है, ट्रांजेक्शन उसी 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 टाइम पे क्या हुआ, मैं अभी देख ही रहा हूँ स्क्रीन, तो किसी ने आकर के उसने 8,000 बैलेंस कर दिया, 1,000 से सेट कर दिया 8,000, ठीक है, और कमिट भी कर दिया यहाँ पे। अब फिर से दोबारा से मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या हो रहा है कि अब जो है 1,000 की जगह कितना हो गया, 8,000 रीड हो रहा है। तो ये रिपीटेबल रीड नहीं हो रहा कि मैं दो एक ही क्वेरी चला रहा हूँ, एक ही बार देख रहा हूँ, बार बार वो स्क्रीन जो है डिफरेंट आ रही है, तो हमारे जो हमने रीड कर रहे हैं वो दोबारा से नहीं आ रहा है। फैंटम रीड का मतलब क्या होता है कि फैंटम रीड का मतलब अगर मैंने किसी रो में मैं सेलेक्ट किया, किसी टेबल में मैंने देखा कि दो रो आ रही हैं, ठीक है, कोई आया एक नया रो इंसर्ट कर दिया और कमिट करके चला गया, फिर से मैंने सेम ही क्वेरी रन किया और देखा तीन रो रो हो गए, मतलब एवरी टाइम हम डिफरेंट सेट ऑफ डेटा दिख रहा है फैंटम रीड में, कि हमें जो डेटा है तो डिलीट हो रहा है या इंसर्ट हो रहा है, हम एक ही क्वेरी रन कर रहे हैं, हमें बार बार दूसरा दिख रहा है, दूसरा डेटा दिख रहा है, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फैंटम रीड। अब सीरियलाइजेशन क्या होती है? सीरियलाइजेशन एक ऐसा जो है ट्रांजैक्शन कंकरेंसी का कॉन्सेप्ट है, जो ये इंश्योर करती है कि जिस 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 सीक्वेंस में ट्रांजैक्शंस कमिट हुई हैं, उसी सीक्वेंस में हमारे टेबल्स में सीक्वेंस में ट्रांजैक्शन दिखनी चाहिए। मतलब कि वो उसमें डर्टी रीड की कोई इशू नहीं होनी चाहिए, नॉन रिपीटेबल रीड की कोई इशू नहीं चाहिए, फैंटम रीड का कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसी वे में ये होना चाहिए जिससे कि ट्रांजैक्शन की कंकरेंसी जो है हमारी मेंटेन रहे। ठीक है, अब देखो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो गया हमारा सीरियलाइजेशन। ठीक है, ये इंश्योर करती है ये सारी चीज जो भी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। ठीक है, समझ में आ गया? फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये डीएमएल, डाटा डिफिनेशन, डाटा मैनिपुलेशन, डाटा कंट्रोल एंड ट्रांजेक्शन कंट्रोल। ठीक है, सो ये ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में पूछा है कि कौन से कैटेगरी में आता है। ठीक है, इंसर्ट, क्रिएट, कमिट, ग्रांट, ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज ये तो ठीक है, इसका तो आंसर आपको पता ही होगा। ठीक है, इसका कमिट ही होता है। ठीक है, बट आपको मैं एक टेबल दे रहा हूं, ये सारे जो भी हमारे एसक्यूएल के कमांड्स हैं, इन सबके कमांड्स जो हैं आप यहां से पढ़ लेना। ठीक है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर डिफरेंशिएट आप कर लोगे अच्छे से तो इजीली एक नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आती है इसका, तो एक नंबर के लिए नहीं है तो 2 नंबर हो गया है। तो अगर आप देखोगे तो इजीली है, अगर आप इसको रट लिए चाहे पढ़ लिए चाहे जैसे भी समझ करके आप याद कर लिए इस चीज को, तो आराम से इस चीज को कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये सारा टेबल है। ठीक है, डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन, डाटा कंट्रोल एंड ट्रांजेक्शन कंट्रोल में। डाटा डिफिनीशन में हमारे पास क्रिएट होता है, अल्टर होती है, ड्रॉप होती है, ट्रंकेट होते हैं, रीनेम होता है, कमेंट होता है। ठीक है, इसमें सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, ये डाटा मैनिपुलेशन में आती है। ठीक है, ग्रांट एंड रिवोक हमारे पास कंट्रोल, डाटा को कंट्रोल करने के लिए दो चीज, या तो ग्रांट कर सकते हैं या तो उसका एक्सेस रिवोक कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रांजेक्शन कंट्रोल में हमारे पास क्या होता है, ट्रांजेक्शन को कमिट कर सकते हैं, उसका रोल बैक कर सकते हैं, उसको सेव पॉइंट कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये चारों जो हमारे पास एसक्यूएल के कमांड हैं, ठीक है, उन सबके अंदर क्या क्या आती हैं वो उसको याद कर लेना, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्लस्टर एंड नॉन क्लस्टर लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि पहले तो आपको समझना पड़ेगा इंडेक्स क्या होती है। इंडेक्स एक ऐसी चीज है ना जो दुनिया में आई और हमारा बहुत सारा टाइम बचा के लेके गई। जैसे कि हम लोग, अगर आप लोगों ने बचपन में, जो भी बच्चे 90s के होंगे वो समझ सकते हैं कि हम लोग डिक्शनरी यूज करते थे। ठीक है,
अब डिक्शनरी में कोई वर्ड देखना होता था तो सॉर्टेड वे में ऑलरेडी रहता था, हम लोग क्या करते थे उस कीवर्ड को पकड़ लेते थे और स्टार्ट जहां से हो रहा वो चीजें। अभी जो बच्चे हम लोग के पास किताबें होती हैं, अगर हम मुझे कोई किताब पढ़नी है, कोई टॉपिक पढ़नी है, तो हम क्या वो टॉपिक पूरी किताब पढ़ करके खोजते हैं? नहीं ना। हमारे पास स्टार्टिंग में एक इंडेक्स नाम का टेबल होता है, स्टार्टिंग पेज में ही लिखा होता है इंडेक्स नाम का टेबल, और जो भी टॉपिक पढ़ना है उसमें लिखा होता है कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, राइट? वो चैप्टर खोजा, उसके बाद उसके साइड में पेज नंबर लिखा होता है, उस पेज पे गए वो पढ़ लिए। इंडेक्सिंग का मतलब यही होता है कि आपका डेटा रिट्रीवल कितना फास्ट कर देता है टेबल से। ठीक है। अब क्लस्टर इंडेक्स क्या करता है? क्लस्टर इंडेक्स क्या करता है कि फिजिकल टेबल को ही चेंज कर देता है, उसको एक जो है ऑर्डर्ड वे में कर लेता है। फिजिकल टेबल का क्या मतलब हुआ कि देखो, जैसे कि कोई मान लो कि स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी है, या नेम है, ठीक है, ये मान लो कि उसका ग्रेड है। ठीक है। अब स्टूडेंट आईडी में क्या है? 101, 103, 105, ठीक है, 102, 104, ऐसे स्टूडेंट आईडी। ठीक है। नेम भी कुछ भी ऐसे आप मान लो, कुछ भी XYZ, XYP, QR, S। ठीक है। ग्रेड में मान लो 60% है, ये 20% है, ये 80% है, ये 30% है, ये 50% है। ठीक है। अब देखो कोई भी चीज सॉर्टेड नहीं है, यहाँ पे भी स्टूडेंट आईडी जो भी है, ठीक है, स्टूडेंट आईडी वगैरह जो भी है, यहाँ पे देखोगे सब कुछ सॉर्टेड नहीं है, सारा चीज जो है ऊपर नीचे है। तो अगर क्लस्टर इंडेक्स इंडेक्स इस पे आप लगाओगे स्टूडेंट आईडी पे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस सेम टेबल को एक नए टेबल में कन्वर्ट कर देगा गाइस, और उसके बाद उसको चेंज कर देगा, और सारे चीज क्या हो जाएगा, 101, 102, 103, एक सीरियल वे में सॉर्टेड वे में कर देगा, राइट? और इसके लिए इंपॉर्टेंट रखना कि ये किसी भी टेबल में एक ही क्लस्टर इंडेक्स हो सकता है किसी के ऊपर। ठीक है। नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या करता है, अगर आप नॉन क्लस्टर इंडेक्स इसी पे लगाओगे, इसी टेबल पर सॉर्ट करने के लिए डेटा को, तो आप किसी भी उस पे लगा सकते हैं, किसी भी, मतलब कि किसी भी कॉलम पे लगा सकते हैं नॉन क्लस्टर इंडेक्स। ओके। और ये क्या करता है कि आपको ये फिजिकल टेबल को कोई चेंज नहीं कर सकता, ये क्या करेगा कि वर्चुअल टेबल और क्रिएट कर देगा, वो आपको दिखेगा नहीं कहीं पे। वो क्या करेगा कि उसकी जो वैल्यू होगी वो उठा लेगा, उस वैल्यू पे क्या करेगा कि एक उसका जो फिजिकल एड्रेस है, उस एड्रेस को ले लेगा और उस इंडेक्स में स्टोर कर देगा। जब भी कोई सर्च करेगा सबसे पहले वो क्या करेगा, जाएगा अपने वर्चुअल टेबल में, वहां देखा अच्छा ये वैल्यू है, इसका एड्रेस ये है, फिर वहां से जाकर के इसको स्टोर सर्च आउट कर लेगा। ठीक है। अब क्लस्टर इंडेक्स में क्या होता है कि ये, क्योंकि ये सेम टेबल से सर्च कर रहा है, उसी को सॉर्ट करके उसी में सर्च कर रहा है, तो ये बहुत फास्ट होता है। बट नॉन क्लस्टर इंडेक्स थोड़ा सा, बोल सकते हैं इसको कि थोड़ा सा स्लो होता है। ठीक है। अब एक आपको वो दिखाते हैं, अब इसमें देख रहा हूँ कि क्या है कि मैंने ऑलरेडी आंसर आपको दिखा दिया। अ टेबल कैन हैव मल्टीपल क्लस्टर इंडेक्स, एक टेबल में एक ही क्लस्टर इंडेक्स होता है, मैंने बताया ये गलत है। क्लस्टर इंडेक्स स्टोर्ड एक्चुअल डेटा रो इन ऑर्डर ऑफ द इंडेक्स की, वेयर एज द नॉन क्लस्टर इंडेक्स स्टोर सेपरेट इंडेक्स टू द पॉइंट ऑफ द डेटा। यही सही है, सेपरेट इंडेक्स उसका एड्रेस स्टोर कर लेता है। बोथ क्लस्टर नॉन क्लस्टर एग्जैक्टली सेम वे, गलत। नॉन क्लस्टर इंडेक्स ऑलवेज परफॉर्म द फास्टर, नॉन क्लस्टर इंडेक्स कभी फास्टर नहीं करता, ये भी गलत है, तो इसका बी आंसर इज करेक्ट। ओके। इसके बाद ये पढ़ लेना आप लोग, मैं यही दिखाने वाला था बट पहले एक्सप्लेन कर दिया कि क्लस्टर इंडेक्स करता क्या है, नॉन क्लस्टर इंडेक्स करता क्या है। ठीक है। अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी मैंने जो एक्सप्लेन किया है, अब दोनों जो इंडेक्स होता है वो गाइज हम लोग को B+T यूज करते हैं। अभी B+T क्या होती है, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन आने वाला है B+T का, तो हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या करता है, डेटा को, फिजिकल डेटा को स्टोर करता है, इसके इंडेक्स स्टोर करता है, उसके एड्रेस को पॉइंटर के थ्रू स्टोर कर लेता है जो वर्चुअल टेबल में। ठीक है। ये क्या करता है फिजिकल ऑर्डर में, यस, इसका कोई फिजिकल ऑर्डर नहीं करता है। ठीक है। नंबर ऑफ इंडेक्सेस एक होती है क्लस्टर्ड में, और इसमें मल्टीपल इंडेक्स हो सकती है नॉन क्लस्टर्ड में। डाटा रिट्रीवल फास्टर होता है, थोड़ा स्लो होता है। प्राइमरी की बाय डिफॉल्ट अगर है तो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। क्लस्टर इंडेक्स में इसमें अदर देन कॉल प्राइमरी की के अलावा भी जो भी हो सकता है वो भी हो सकता है। B ट्री दोनों यूज करते हैं, ये बेटर है, दोनों बेटर ही हैं। ये स्लोअर है और ये फास्टर है किसमें, इंसर्ट अपडेट डिलीट में। ठीक है। रिट्रीवल में नहीं, स्टोरेज लेस स्टोरेज लेता है, ये मोर स्टोरेज लेता है, क्योंकि एक अलग वर्चुअल टेबल क्रिएट कर देता है, इसलिए मोर स्टोरेज लेता है। ठीक है। सो ये आज का लेक्चर रहा, बताइए कैसा लगा। एंड अगर आप लोग को किसी भी और टॉपिक पे चाहिए कि इस टॉपिक पे वीडियोस बनाओ, इस टॉपिक से क्वेश्चन करवाओ, तो डेफिनेटली मैं लेके आऊंगा। ये हमारा सेकंड लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर गाइस वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट।